हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो सेकेंड ईयर पॉलिटिकल ऑनर्स के रिगार्डिंग है और उन बच्चों को पता है कि हमने अभी 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स में से ग्लोबल पॉलिटिक्स की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी है। सो उसके लास्ट जो 2 टॉपिक्स हैं वो बचते हैं। मैंने आपको वैश्वीकरण, राजनीति और संस्कृति पढ़ा दिया है। इसमें आपको विश्व अर्थव्यवस्था जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो पढ़ाई है। आज के टॉपिक में हम वर्ल्ड बैंक, टीएनसीज और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। मैंने आपको सिलेबस के टाइम पे बताया था थोड़ा बहुत टीएनसीज के बारे में, बट अब जब आपका पूरा टॉपिक है तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इन केस आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे। जैसे लाइन से आपको दे रखा है ना, पहले वर्ल्ड बैंक है, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर टीएनसीज है, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक का पढ़ते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक का मेन ये है कि इसका मतलब जो नींव रखी गई थी वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के जो निर्णय थे उनकी व्यवहारिक एक रिजल्ट के तौर पे निकला था कि वर्ल्ड बैंक बनेगा। फिर 1944 के स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में एक बहुत वास्ट मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंजेस लाने लगा और अपने आप को और आगे बढ़ाने लगा। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें ये है कि इस जब वो अपने अंदर चेंजेस ला रहा था तो उसके अंदर 5 डेवलप करने के लिए या फिर डेवलप्ड जो उनकी इंस्टीट्यूट्स थे वो जोड़े गए। और वो 5 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। ओके, इनकी फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ लिख दी है। इनकी फुल फॉर्म्स आप इंग्लिश में लिखो, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का, कोई इशू नहीं है, मार्क्स कट नहीं होते हैं। फिर भी आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर हिंदी में आपसे नहीं लिखा जाए तो आप मुझसे पूछ लिएगा। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज, ICISID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, इनका मेनली काम क्या रहा? वर्ल्ड बैंक से आपको समझ में आ रहा होगा। विश्व बैंक का मेन काम IMF, देखो जैसे मैंने आपको IMF पढ़ाया था ना, ये उसी के आगे की चीज़ें हैं, सारी कंटिन्यू आपस में लिंक्ड हैं। वर्ल्ड बैंक का जो मेन यहाँ पर रहता है उसके लिए 5 ये सारी आपको इंस्टीट्यूट जोड़े गए हैं उसमें, ताकि जो वर्ल्ड बैंक का काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। खाली जो WB है वो नहीं संभाल पाएगा, इस वजह से यहाँ पर 5 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बांटी गई, सबको उनका काम बांटा गया, जिसकी वजह से आज एक वर्ल्ड बैंक जो है वो बहुत वास्ट और डेवलप एक इंस्टीट्यूट मानी जाती है। कि हाँ, IMF या फिर WTO इन सब के अलावा वर्ल्ड बैंक का नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, उसके बाद ये बोला जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने सिर्फ जो बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाएं होती हैं उनको अनबैलेंस कर दिया था, बल्कि बहुत सारे जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड और हर जगह की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत बुरी तरीके से गिर गई थी, इतनी बुरी तरीके से गिर गई थी। अब देखो यार, जाहिर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपको जब मैंने कारण बताए, सब कुछ बताया, तो आपको पता लगा होगा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, कितनी, और शीत युद्ध में भी कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। तो शीत युद्ध तो खैर बहुत आगे की बात है, सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था कि इकोनॉमी जो है वो इतनी गिर गई थी कि सामने वाले के बेस पर खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, कितने सारे लोग मर रहे थे उस टाइम पे, इतना ज़्यादा लॉस हो चुका था। उसके बाद युद्ध में जो एक तरीके से सक्रिय भाग लेने वाले देश थे, जर्मन, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह, जो मैंने आपको ही बताए हैं, वो भी बहुत बुरी तरीके से उनको बहुत हानि हुई थी, बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी बहुत सारी चीज़ों में गिरावट आ गई थी। और इंटरनेशनल एक पीस जो सिस्टम है उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो इन युद्ध प्रभावित जो अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। कि भाई युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्था इन्होंने यहाँ पर ये इसलिए बताया है क्योंकि मतलब जैसे कि
जो युद्ध से उस टाइम पर गुजर कर आए थे, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था, उन सब ने देखी थी वो सारी सिचुएशंस, उनके लोग मरे, जगहें खराब हुई। एक न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं गिरता है तो वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती है, ना घर बनाने लायक रहती है, ना खेती करने लायक, तो वो तो एरिया बर्बाद हो गया, ना वहाँ कोई रह सकता है, ना कुछ हो सकता है। तो जो वहाँ रहते थे या जो भी वो पूरा इलाका था वो ख़त्म हो गया। वहाँ के लोग जितने ज़िंदा बचे वो कहाँ जाएंगे? उस चीज़ को देखते हुए जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, पैसा था नहीं, तो उस टाइम पे चेंजेस लाने की वजह से इन 5 इंस्टीट्यूट को आगे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, उसके साथ साथ इसके जो अल्प विकसित अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, उनके पुनर्नियोजन योजनाओं के अनुसार भी डेवलपमेंट किए जाने के विचार करे जाने लगे। उस टाइम पे भारत था, यूगोस्लाविया था, इंडोनेशिया था, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ थी, जो आज़ाद हुई थी और अपने आप को आगे बढ़ा रही थी। ठीक है ना? तो उनका मेन ये था कि उनको भी इकोनॉमी उनकी आगे बढ़नी थी, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी आपको मैंने बताया कि उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 817.3 करोड़ आईएमएफ से लोन लिया था अपने देश को सही करने के लिए। ठीक है, तो मेनली मतलब ये रहा था उस टाइम पे जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी और हो चुका था, इंडिया पाकिस्तान बन चुका था, तो वहाँ से जो हिंदू आते थे और यहाँ से मुस्लिम जाते थे, उस बीच में इतनी मार कटाई हो जाती थी, इतनी चीज़ों का लॉस होता था, फैमिली मेम्बर्स अलग हो गए और लोगों के घरों में आग लगा दी जाती थी, वहाँ पूरी पूरी फैमिलीज़ को जला दिया जाता था। तो वो जगहें जो बर्बाद हुई, लोग बर्बाद हुए, कुछ फैमिली मेम्बर्स बचे, उनका गुजर बसर कहाँ रहेंगे, क्या होगा, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी एक इकोनॉमिकल जो लॉस हुआ था उस टाइम पे 1971 में 817.3 करोड़ लोन लेना पड़ा था इंडिया को। तो जब इंडिया ने ही इतना लिया था, तो जो बाकी जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ थी उन्होंने कितना लिया होगा, ये आप हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसका जो उद्देश्य है, जो उसका पर्पस है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम करने का कोशिश करने का मतलब एक तरीके से एक वो बना लिया, प्लानिंग करी कि ठीक है, हम सारे हमें जो ये बांटा गया है IBRD, IDIC, MIGA, ICI, ठीक है ना, ये सारी जो चीज़ें बांटी गई हैं, तो इन्होंने बोला कि जैसे लीडर होता है ना, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपकी लीडर हूँ और मेरे आप जो 100 या 1000 या 500 स्टूडेंट्स हो, ये पूरा ग्रुप है, तो मैं अगर आपको लीड करूँगी तो आप लोग ये बोलोगे कि नहीं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं, मैम ने हमें सारा एक साथ ही काम दिया है, तो हम लोग हाथ पकड़ के एक साथ चलेंगे, एक साथ सारा काम करेंगे। अगर मेरे पास पेंसिल नहीं है तो मैं इधर वाले से पेंसिल ले लूँ, या फिर इधर वाले के पास ये नहीं तो मैं इसको दे, तो ये होती है बॉन्डिंग। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वर्ल्ड बैंक हूँ और आप सब जो हैं, ये सारी जो इंस्टीट्यूट्स बने थे ये वो सब है। इन लोगों ने बोला कि इन सारी इंस्टीट्यूट्स ने कि हम सारे हाथ पकड़ के एक साथ चलेंगे और हमें वर्ल्ड बैंक के उसमें जो बांटा गया है लीडर के तौर पे, वो हमें जो लीड करेगा उस चीज़ को हम सामने रखेंगे और बहुत अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, उसके साथ जो पुनर्निर्माण हुए थे वो आज भी हमारे कार्य और दायित्वों का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गए थे और आज एक वैश्विक चुनौतियां हमें मजबूर कर रही हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर विचार किए जाए। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो वैश्विक चुनौतियाँ क्या हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। गरीब देशों में, जैसे अफ्रीकी देश हैं, वहाँ पे गरीबी को कम करना और डेवलपमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि अगर यार लगता है तुम्हें कि देखो, इम्प्रूवमेंट जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो इम्प्रूवमेंट करना, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उसमें डेवलपमेंट करना, आगे आगे उसमें से जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना, वो सारी चीज़ें इनकी चुनौतियों में से एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यहाँ बताया जाए तो ये रहेगा कि युद्ध प्रभावित जो देश थे उनकी चुनौतियों का समाधान कमज़ोर देशों के लिए विकास के विकल्प तलाश करना, क्योंकि युद्ध में सिर्फ युद्ध करने वाले जो देश थे उन्हीं को लॉस नहीं हुआ था, उनके आसपास जो भटक रहे थे मीन्स उनके आसपास जो थे देश, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगेन देश से याद रखिएगा, मैं देश आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, आपको राष्ट्र ही लिखना है क्योंकि राष्ट्र ही लिखा जाता है। ठीक है, तो जो बाकी सारे आपके वो सारे अब अमेरिका है, अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे थे, अब गुट निरपेक्ष 5 राज्य थे
ठीक है ना, 5 राष्ट्र थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो था पूरा उसमें। तो उसमें इंडिया ने भाग नहीं लिया था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नुकसान बहुत हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो सैनिक थे, इंडिया के सैनिक, वो लड़ने वहाँ पे उनके लिए जाते थे। और क्योंकि उस टाइम तक मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आज़ाद नहीं हुआ था इंडिया, तो मेनली नुकसान जो आसपास के देश थे उनको भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उनको भी एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, सब चीज़ों के लिए उनको सहायता देना, ये मेन काम था। ठीक है, उसके साथ ये आ जाता है कि एक वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दे जैसे कि जलवायु परिवर्तन है और बीमारियां थी, ये सब चीज़ों थी। क्यों? क्योंकि जब एटम बॉम्ब्स वगैरह का यूज़ किया गया था, तो उसके बाद आप आज जानते हो कि इंडिया की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इंडिया में, उसकी वजह से जो मतलब उसके ये बोला जाता है कि आज तक इतना ज़्यादा उसका असर है उस गैस का, कि जो एक 10 में से 11वीं जनरेशन अगर होती है, मतलब 10 लोगों में से 11वां कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस पर उस गैस का असर बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ दिखता है। वही सेम जापान का हशर है कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे दोनों पे अमेरिका ने बम गिराया था, तो वहाँ पर आज तक देखा जाता है कि जो जनरेशन पैदा हो रही है उन पे उन केमिकल्स का असर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बात आती है विश्व बैंक के कार्य। विश्व बैंक के कार्य मेनली आपको यहाँ तो पता लग गए, जो मैंने आपको बताए हैं कि गरीबी को दूर करना, जो युद्ध प्रभावित देश थे उन लोगों के लिए इकोनॉमिकल एक बेस बनाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जो उस टाइम पे समुंदर में, आपको मैंने अभी पीछे जो पढ़ाया, सॉरी, आपको मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाया था 3rd सेमेस्टर में, कि समुंदर में जो एनपीटी सीटीबीटी बनाई गई थी, वो सारी चीज़ें कि समुंदर में, आसमान में, ज़मीन के अंदर, ठीक है ना, अंडरग्राउंड, वो बॉम्ब का जो यूज़ करते थे, टेस्ट करते थे, उस चीज़ पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो उसकी वजह से तेल की खदान जो थी वो भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई थी, और अंडरग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गए थे। आसमान में होता था तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती थी। तो वो सारी चीज़ों को भी एक तरीके से डेवलप करना कि भैया इन सब चीज़ों पर रोक लगाओ, तभी जाके एनपीटी सीटीबीटी ये सारी चीज़ें बनी थी। अब विश्व बैंक के कार्य मेनली क्या रहते हैं कि दो प्रमुख संस्थाएं इसमें हैं, आईडीए और आईबीआरडी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, कि मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, कि भैया इंटरनेशनल तौर पे डेवलपमेंट करना है, मेन तो आपको सारे उसमें दिख गया कि भाई डेवलपमेंट करना है, चाहे कुछ भी हो डेवलपमेंट करना है। और दूसरा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कि उसका रिकंस्ट्रक्ट करते रहना, बराबर उसको देखना, सब कुछ करना, वो सारी चीज़ें, और उसका डेवलपमेंट। उसके बाद इसमें जो उन दोनों दो देश हैं उनके इनके मतलब ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है, जिनकी जो अंतर्राष्ट्रीय साख बाजार होते हैं उस तक पहुंच नहीं होती है। ठीक है, और जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं इस तरीके से विश्व बैंक लाभ के लिए भी कार्य नहीं करती हैं। और साथ में इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक होते हैं वो बाजार आधारित संस्थाएं होते हैं, और इसके ऋण या ब्याज दर जो होते हैं वो बाहरी व्यावसायिक ऋण ब्याज से बहुत बहुत कम, न्यूनतम दर पर दिए जाते हैं। ठीक है, अब आपकी यहाँ बात आती है गेट और डब्ल्यूटीओ। मैंने आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ा दिया। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत छोटा था। देखो, छोटे की बात नहीं है, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इन तीनों पे मिक्स होकर ही आएगा। ठीक है, इन केस अगर वैसा कोई क्वेश्चन होता है या आ जाता है तो डोंट वरी अबाउट दिस। आपको जब हम यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज कराएंगे तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगी, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इतना ही पढ़ना है। ओके, अब आपकी यहाँ बात आती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता और विश्व व्यापार का संगठन। ठीक है, गेट और डब्ल्यूटीओ। गेट और डब्ल्यूटीओ का मेन ये है, ठीक है, अब मैंने आपको अभी इससे पहले आईएमएफ पढ़ाया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आपने कार्य पढ़े, क्या क्या था, सब कुछ पढ़ा आपने। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आता है गेट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप सबने ये 12th में पढ़ा था कि गेट का नाम चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात आती है
कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब ख़त्म हो गया था तो उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी जो थे उन्होंने ये सोच लिया था कि शांति सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम पर ही नहीं बनेगी, बल्कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिकल बेस पे भी बननी चाहिए। ठीक है ना। अब जब तक इकोनॉमी नहीं होगी तो आप क्या कर लोगे? आपको खुद सोचो कि मतलब जैसे आपको कुछ लेने जाना है, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको देख सकते हो कि ठीक है भैया अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, खरीदेंगे कभी ना कभी। ठीक है, तो यही वाली यहाँ पे सेम वाली बात अमेरिका ने ही बोला जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था शीत युद्ध के बाद। तो अमेरिका ने बोला कि सिर्फ पॉलिटिकल बेस पर ही शांति नहीं बन सकती है, एक वर्ल्ड बेस पर भी बनानी पड़ेगी। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना सारा काम किया, सब कुछ किया। ठीक है, इसके 189 सदस्य देश बने, बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने वीडियो में पढ़ा रखी हैं। और उसके बाद जब ये आया तो उसी के साथ में ITU इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन भी आई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ। इन दोनों ने एक ब्रिटेन वुड के नाम से जाना भी जाता है इन दोनों को। और साथ में ब्रिटेन वुड संस्थाओं का जो आर्थिक दर्शन है वो ट्रेडिशनली इकोनॉमिकल नव उदारवाद था। ठीक है, ये नॉर्मली बात आप याद रखिएगा। उसके बाद ये रहता है कि गेट जो है वो 1947 में हस्ताक्षर किया गया था। गेट, ठीक है, मैंने इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ लिख दी है। और इसके साथ साथ इसमें 150 देशों की बहुपक्षीय समझौते पर आधारित व्यापक नियामक थी। और साथ में गेट का उद्देश्य प्रशुल्क और बहुत सारे जो व्यापारिक बाधाएं होती हैं उसमें कटौती और लाभ पर आधारित गतिविधियों को रोकना था। ठीक है, गेट के साथ साथ एक संस्था के रूप में इसका 1948 में उदय हुआ, मतलब एक तरीके से इसको आगे और बढ़ाया गया, परमानेंट करा गया। और उसके साथ साथ इसमें इंटरनेशनल जो ट्रेड प्रोसेस है उसके नियमों को भी शासित कर दिया गया। इसमें व्यापार के नियम बनाए गए और साथ में इसमें एक वृद्धि भी देखी गई कि भाई ठीक है इसमें वृद्धि हो रही है और होती जाएगी आगे भी। ठीक है, उसके बाद आता है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में जब गेट बन चुका था तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1995 में जन्म हुआ। और गेट इज इक्वल्स टू WTO मैंने यहाँ जो लिखा है, ठीक है, इसका ये है कि गेट को नाम हटाकर इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जगह दे दी गई। ठीक है, अब गेट हटा तो मतलब जैसे 47-48 में उसकी स्थापना की गई थी। फिर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियां मेनली क्या रही हैं कि जैसे कि व्यापार में आने वाली बाधाओं में बातचीत करना और उसको सुधारना, उसको सब चीज़ें करना, साथ में अपने सदस्य देशों के साथ बैठकर उस चीज़ को सॉल्व करना कि ठीक है भैया ये नहीं है कि मैंने एक अलग अलग फैसला ले लिया, बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कुछ नहीं बताया। अब कल को कोई कुछ बोलता है तो स्टूडेंट्स बोलेंगे यार निकी मैम ने तो हमें बताया ही नहीं था, तो हम क्या करें। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है कि जब हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई हुई है मेरे स्टूडेंट्स की, तो फिर मैंने उन लोगों को नहीं बताया, तो कल को अगर कोई तीसरा बीच में आता है तो वो यही बोलेगा कि जब मैम ने नहीं बताया तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। तो मेन यहाँ पर ये रहा कि अगर कोई भी फैसला है, कुछ भी है, तो आपस में सदस्य देश बैठकर बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपनी राय रखेंगे और बाद में सारे फैसले लेकर एक बात को पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ आगे ये भी है कि 30 देशों के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें सहयोग करना और एक संगठन का सदस्य नहीं, मतलब ये है कि जो कोई भी डेवलपमेंट देखा जाए कुछ भी हो तो उसमें 30 से ज़्यादा सदस्य देशों को आपस में मिलकर उस चीज़ को सॉल्व करना। ये नहीं कि अगर अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है तो भाई साहब उसी को पेल दो, लो भाई तू ही पैसा लगा सारा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं और मेरे स्टूडेंट्स सभी मिलके एक साथ काम करेंगे। ये नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स में से कोई एक बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैं सिर्फ सारा काम उसी से करवाऊंगी, वो एक वक्त पे थक के बैठ जाएगा कि अगर नहीं भाई मैं और नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम सारे मिलके काम करेंगे। 30 से ज़्यादा देशों को यहाँ पर बोला गया है कि वो 30 से ज़्यादा देश हेल्प करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो और गतिविधियाँ हैं उसमें सहयोग के लिए आर्थिक आंकड़े जो होते हैं उनको एकीकरण करना और साथ में इनका मूल्यांकन करके फिर आगे चीज़ को बढ़ा देना। एकीकरण करो, इवेल्युएशन करो, इम्प्लीमेंट कर दो, मेन यहाँ पे काम ये रहा है। ठीक है, ये आपकी गतिविधियाँ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी मैंने आपको बता दी। अब आती है विश्व व्यापार संगठन के विश्व व्यवस्था के सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत में मेनली 2 सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बुक में और एक्स्ट्रा सिद्धांत है तो आप उनको बिल्कुल लिखिए, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट 2 मेन थे तो मैंने आप प्लेस को बता दिया। ठीक है, सबसे देखो मेन बात यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधियाँ होती हैं वो बहुत लंबी और
अंदर बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि इसमें बातों के साथ साथ बहुत बड़ी मात्राओं में जो क्रियाकलाप होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको शामिल किया जाता है। इसमें कृषि है, बैंकिंग है, दूरसंचार, सरकार खरीदी और बहुत बहुत सारी चीज़ें जिनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, तो वो सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इसमें कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो सभी दस्तावेज़ों पर पाए जाते हैं। ये सिद्धांत स्पेशली मैंने दो जो आपको बताए हैं, नेशनल ट्रीटमेंट और फ्री ट्रेड। नेशनल ट्रीटमेंट में क्या आता है कि स्थानीय वस्तुगत जो उत्पाद होते हैं उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, खासतौर पर विदेशी वस्तु बाजार में प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, ये मेनली आपका नेशनल ट्रीटमेंट के तौर पे बात यहाँ पे हो रही है। उसके साथ साथ ठीक यही बात विदेशी और घरेलू सेवा जो होते हैं, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, उन पर भी लागू होती है। और नेशनल जो बिहेवियर होता है उसका ये सिद्धांत होता है कि जो नेशनल ट्रीटमेंट है उसका ये सिद्धांत होता है कि इंटरनेशनल और नेशनल, ठीक है, दोनों वस्तुओं के साथ समान व्यवहार हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 3 मुख्य संधियों में शामिल हो जाता है। गेट को अनुच्छेद 3 और गेट्स को 17 और ट्रिप्स को अनुच्छेद 3, फिर भी ये मतलब एक तरीके से सिद्धांत तीनों में अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया जाता है। मेन यहाँ पे ये है कि जैसे मतलब एक वो होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे वो दिया जाती है कि 3 चीज़ें सेम है लेकिन काम उनके अलग अलग हैं, तो वो वाली बात आपको इसमें बताई गई है। फिर आता है आपका फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार में क्या है मेन कि व्यापार को प्रोत्साहन देना और इम्पॉर्टेंट जो काम है उसके रूप में बाधाओं को दूर करना, मिलकर दूर करना, और उसमें शुल्क और प्रशुल्क की जो ऊंची दरें हैं उनको, उनके हर कदम जैसे उसको देखना, इम्प्लीमेंट करना, उसमें चेंजेस करना, सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अब आपकी बात आती है यहाँ पर TNCs की, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन आपकी। ठीक है, पराराष्ट्रीय निगम। पराराष्ट्रीय निगम क्या है कि मतलब जो पराराष्ट्रीय कंपनीज होती हैं उनको कभी कभी ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नाम भी दे दिया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में भी जाना जाता है, जो एक ही समय में एक से ज़्यादा देश में अपने कार्य संचालन करती हैं। परराष्ट्र जो निगम हैं वो उद्यमों को कहा जाता है जिनका उत्पादन, प्रथम और सेवा उपलब्ध एक से अधिक होता है। ठीक है, इन कंपनियों में मूल और मुख्यालय की अव्यवस्थित वाला देश के बाहर और देशों के कार्यालय, शाखाएं और इकाइयां भी स्थित होती हैं। और साथ में इसका मतलब मेन एक तरीके से ये है कि TNCs को समूचे पूरे विश्व में सभी टेक्निक्स और उत्पादों के 90% भाग पर कब्जा है, और ये विश्व व्यापार के 70% भाग में इंक्लूड है। ठीक है, उसके साथ इस व्यापार में 30% जो इंट्रा फिर्म है वो उससे संबंधित है, जो एक ही निगम के विभिन्न इकाइयों के मध्य आपकी संपादित होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। उसके बाद मेनली TNCs में ये है कि परराष्ट्रीय कंपनी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तकनीकी प्रवाह क्या है इसमें। ठीक है, देखो इसका ये है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है FDI, उसके माध्यम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके माध्यम से TNCs एक अधिक देश में उत्पादन सुविधाओं पर स्वामित्व और कंट्रोल रखती है इसके मदद से। ठीक है, इसलिए इसको मेन बोला जाता है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि ये जो घरेलू देशों के शेयर बाजार हैं उनके विदेश निवेश को एक सम्मिलित नहीं करता है, और अपनी पारंपरिक परिभाषा के अनुसार हर प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके एक देश की एक कंपनी का दूसरे देश के भौतिक निवेश के माध्यम से एक कारखाने का निर्माण भी करती है। और इसके साथ साथ इसके माध्यम से जो परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे कारखाने हैं, खान्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे कोयले की खानें होती हैं, सारी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, भूमि पर विदेशी स्वामित्व प्राप्त करने वाले कदमों से संबंधित भी होती हैं। ठीक है, TNCs का मेन मतलब एक तरीके से ये भी वो रहता है कि आपको FDI के द्वारा जो नए शोध और विकास कार्य होते हैं उनको एक मतलब ये भी एक इम्प्लीमेंट करने के लिए भी वो करा जाता है। अब जाहिर है इतनी बड़ी कंपनी है तो उसको छोटे मोटे तौर पे तो नहीं देखा जाएगा, तो जो डेवलप्ड देश होते हैं, कंट्रीज़ होती हैं, उनमें TNCs का उत्पादन प्रोसेस, उनका जो संगठन है, टेक्निक्स है, उनका प्रवेश होता है, और साथ में जिससे इन देशों की उत्पादकता और कर्मचारी परीक्षण जो है वो उन्नति कर सकें। TNC मेन काम ये होता है।
उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार की संरचना और कार्यक्रम, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इसमें यह है कि पूंजी बाजार जो है वो साधारण बाजार की तरह ही होता है, जहां से एक सरकार और एक कंपनी अपने क्रियाकलाप और दीर्घ अवधि के निवेश के लिए पैसे प्राप्त कर सकती है, ठीक है। इस विस्तृत रूप में मतलब पूंजी बाजार की जो कंपनियां हैं सरकारों को और संगठनों के द्वारा ही एक दीर्घकालीन जो अवधि होती है उसके लिए निवेश करने के लिए उससे संबंधित व्यापारों को मान्यता भी देती है कि भैया इनको मान्यता दी जाए, ये काम भी इतना अच्छा करते हैं, ये सब सारी चीज़ें। और पूंजी बाजार की जो सहभागियां होती हैं उसमें मुख्य दो मतलब वो चीज़ें आती हैं जिनके पास कोष की या फिर कमी हो, ठीक है, और वो व्यक्ति जिसके पास मुद्रा का अधिक्य हो और वो पूंजी बाजार में निवेश करे और उच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हो। वो दूसरी ओर वैसे लोग जिनके पास कोष की कमी है और अपने स्टॉक और बॉन्ड को बेचकर पूंजी बाजार से जो वित्तीयन प्राप्त करना की आशा रखते हैं, ठीक है। मेनली इनका अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार और संरचना कार्यक्रम में ये रहता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने फोटोज लगाई हैं यहाँ पे, ये आपको इससे समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको टीएनसी अभी तक समझाई हैं कि इनका मेन काम है क्या। ओके स्टूडेंट्स, सो आपकी जो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड टीएनसीज है वो कंप्लीट हो गई है। मैं आप लोगों को बता दूं इसमें जो मैंने आपको जो भी फुल फॉर्म्स बताई हैं उनको याद रखिएगा, इनकेस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो आ जाती हैं। ओके, सो आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।